प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड के अध्याय 6 में वर्णित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है खाना बदोश का अध्ययन करने जा रहे हैं। कहानी खाना बदोश के रचनाकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित कहानी खाना बदोश को हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित किया गया है। इस कहानी में मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर कर रहे मजदूर वर्ग के शोषण और यातना को चित्रित किया गया है। जैसा कि मजदूर वर्ग किसी न किसी प्रकार से अपना गुजर बसर करने के लिए मजदूरी करने का काम करते हैं। इन मजदूर वर्ग की द्वारा किए जाने वाले कार्यों को भी सामान्य तौर पर पूंजीपति वर्ग द्वारा और इन्हें मजदूरी देने वाले वर्ग द्वारा विभिन्न प्रकार से इनका शोषण किया जाता है और इन्हें अलग अलग प्रकार से यातनाएं दी जाती है। इस प्रकार इस कहानी में मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर कर रहे मजदूर वर्ग के शोषण और यातना को चित्रित किया गया है। मजदूर वर्ग यदि ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके इज्जत के साथ जीवन जीना चाहता है तो सूबे सिंह जैसे समृद्ध और ताकतवर लोग उन्हें जीने नहीं देते। जैसे कि इस कहानी में हम यह पाते हैं कि मजदूर वर्ग मजदूरी करने वाले लोग यदि ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन इज्जत के साथ में सम्मान के साथ में बिताना चाहते हैं, मेहनत मजदूरी करके इज्जत के साथ अपना जीवन जीना चाहते हैं, तो ऐसे लोग भी हैं जो उन्हें ऐसे लोग भी हैं जो समृद्ध हैं, ताकतवर हैं, जो इन मजदूर वर्ग के लोगों को इज्जत से अपनी रोजी रोटी भी नहीं कमाने देते। मजदूर वर्ग यदि ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके इज्जत के साथ जीवन जीना चाहता है तो सूबे सिंह जैसे समृद्ध और ताकतवर लोग उन्हें जीने नहीं देते। कहानी इस बात की ओर भी संकेत करती है कि मजदूर वर्ग हमारे समाज की जातिवादी मानसिकता से नहीं उबर पाया है। समाज में जो जातिवादी मानसिकता है, मजदूर वर्ग अभी भी उसी मानसिकता में जकड़ा हुआ है। कहानी में वास्तविकता उत्पन्न करने में इसके स्थानीय संवाद सहायक बन पड़े हैं। तो आइए पढ़ते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है खाना बदोश। खाना बदोश से आशय है वे लोग जिनका कोई स्थायी निवास नहीं होता और जिसके कारण वे हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोजी रोटी कमाने के लिए घूमते रहते हैं, यानी घुमंतु या यायावर खाना बदोश कहलाते हैं। तो इस कहानी को जिसका शीर्षक है खाना बदोश, इसकी प्रारंभिक पंक्तियां इस प्रकार से है। सुकिया के हाथ की पथी कच्ची ईंटें पकने के लिए भट्टे में लगाई जा रही थी। भट्टे के गलियारे में झरोखेदार कच्ची ईंटों की दीवार देखकर सुकिया आत्मिक सुख से भर गया था। देखते ही देखते हजारों ईंटें भट्टे के गलियारे में समा गई थी। ईंटों के बीच खाली जगह में पत्थर का कोयला, लकड़ी, बुरादा, गन्ने की बाली भर दिए गए थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित कहानी खाना बदोश की प्रारंभिक पंक्तियों में हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि ईंट भट्टे पर सुकिया काम करता है। सुकिया नाम का मजदूर ईंट भट्टे पर काम करता है। सुकिया मजदूर के हाथ की पथी हुई से आशय है उसके द्वारा सांचे में ढालकर हाथों से थापी गई जो कच्ची ईंटें हैं वे अब पकने के लिए भट्टे में लगाई जा रही है। जिन ईंटों को उसने सांचे में डालकर अपने हाथों से थापा है वे ईंटें अब पकने के लिए भट्टे में लगाई जा रही है। भट्टे के गलियारों में झरोखेदार कच्ची ईंटों की दीवार को देखकर सुकिया आत्मिक सुख से भर गया था। सुकिया अपने परिश्रम द्वारा तैयार की गई इन ईंटों को भट्टे में पकाने के लिए लगाते हुए देखकर आत्मिक सुख की अनुभूति कर रहा था। वह आत्मिक सुख से भर उठा था। देखते ही देखते हजारों ईंटें भट्टे के गलियारे में समा गई थी। ईंटों के बीच खाली जगह में पत्थर का कोयला, लकड़ी,
बुरादा, गन्ने की बाली भर दिए गए थे और इनके माध्यम से आग लगाकर अब इन ईंटों को पकाया जाना था। असगर ठेकेदार ने अपनी निगरानी में हर चीज तरतीब से लगवाई थी। जैसा कि सुकिया जिस भट्टे पर काम किया करता था, उस भट्टे पर असगर नाम का व्यक्ति ठेकेदारी किया करता था। असगर ठेकेदार ने अपनी निगरानी में, अपनी देखरेख में हर चीज को बहुत ही तरतीब से आशय है सही तरीके से, यानी व्यवस्थित रूप से लगवाई। आग लगाने से पहले भट्टा मालिक मुख्तार सिंह ने एक एक चीज का मुआयना किया था। भट्टे का मालिक का नाम है मुख्तार सिंह। भट्टे का मालिक मुख्तार सिंह भी आग लगाने से पहले एक एक चीज का मुआयना किया करता था और आज भी उसने भट्टे की ईंटों को पकाने के लिए भट्टे में आग लगाने से पहले हर एक चीज का बहुत ही सूक्ष्मता से मुआयना किया। मुआयना से आशय है उसने इसका निरीक्षण किया, इसको ठीक प्रकार से देखा, जांचा और परखा। 24 घंटे की ड्यूटी पर मजदूरों को लगाया गया था, जो मोरियों से भट्टे में कोयला, बुरादा आदि डाल रहे थे। भट्टे का सबसे खतरनाक काम था मोरी पर काम करना। थोड़ी सी असावधानी भी मौत का कारण बन सकती थी और इस प्रकार से जो कच्ची कच्ची ईंटें हैं उनको पकाने के लिए भट्टे में बहुत सारी चीजें यानी लकड़ी, बुरादा इत्यादि डालकर उसमें आग लगा दी जाती है। 24 घंटे की ड्यूटी पर मजदूरों को उसमें लगाया जाता है। ड्यूटी से आशय है काम पर। 24 घंटे के काम पर मजदूरों को उसमें लगाया जाता है, जो मोरियों से भट्टे में कोयला, बुरादा आदि डालते हैं। भट्टे में जो छेद होते हैं, उन छेदों से जो सामग्री भट्टे में डाली जाती है, कोयला, बुरादा आदि, उन छेदों को मोरियां कहा जाता है। भट्टे का सबसे खतरनाक वाला काम था मोरी पर काम करना, यानी उस भट्टे के छेद में से अंदर बुरादा, लकड़ी और अन्य सामग्री उसके अंदर डालना। यह सबसे खतरनाक काम होता था, क्योंकि इसी आग के माध्यम से कच्ची ईंटों को पकाने का काम होता था। थोड़ी सी असावधानी भी मौत का कारण बन सकती थी और इस प्रकार मोरी पर काम करना, यानी इन मोरियों के माध्यम से बुरादा, लकड़ी इत्यादि भट्टे में डालना, यह बहुत सावधानी का काम था, क्योंकि इसमें खतरा अधिक था। थोड़ी सी असावधानी भी मौत का कारण बन सकती थी। भट्टे की चिमनी धुआं उगलने लगी थी और इस प्रकार से उस भट्टे में आग लगा दी गई और भट्टे की चिमनी अब धुआं उगलने का काम कर रही थी। यह धुआं मीलों दूर से दिखाई पड़ जाता था। जैसा कि ईंट के जो भट्टे होते हैं उनकी चिमनी बहुत ऊंचाई तक होती है और इन ऊंची ऊंची चिमनियों से निकलने वाली धुआं को बहुत दूर से देखा जा सकता है। हरे भरे खेतों के बीच गहरे मटमैले रंग का यह भट्टा एक धब्बे जैसा दिखाई पड़ता था। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि यहाँ कहते हैं कि जहां पर धरती पर चारों ओर दूर दूर तक हरे भरे खेत हों, हरियाली फैली हुई हो, उस हरी भरी हरियाली के बीच में यह भट्टे की चिमनी से निकलता हुआ धुआं एक मटमैले धब्बे के जैसे दिखाई पड़ता था। मानो और सुकिया महीना भर पहले ही इस भट्टे पर आए थे, दिहाड़ी मजदूर बनकर। जैसा कि इस कहानी की प्रारंभिक पंक्ति में हमें सुकिया के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि वह ईंट पाथने का काम करता है। मानो सुकिया की पत्नी है। सुकिया की पत्नी का नाम है मानो। मानो और सुकिया लगभग 1 महीना पहले ही इस भट्टे पर आए थे, दिहाड़ी मजदूर बनकर। दिहाड़ी मजदूर से आशय है प्रतिदिन की मजदूरी पर काम करने के लिए। रोजाना की मजदूरी तय करके उसके अनुसार काम करने वाले मजदूर को दिहाड़ी मजदूर कहा जाता है। ऐसा मजदूर जिसको प्रतिदिन काम करने के हिसाब से मजदूरी दी जाती है। इस प्रकार का दिहाड़ी मजदूर बनकर सुकिया और उसकी पत्नी मानो दोनों महीना भर पहले ही इस भट्टे पर काम करने के लिए आए थे। हफ्ते भर का काम देखकर असगर ठेकेदार ने सुकिया से कहा था कि सांचा ले लो और ईंट पाथने का काम शुरू करो। भट्टे पर आने के बाद लगभग 1 सप्ताह तक
असगर ठेकेदार ने सुकिया का काम देखा। असगर ठेकेदार ने 1 सप्ताह तक सुकिया का काम देखने के बाद में उसे ईंट पाथने का, ईंट थापने का, कच्ची ईंट बनाने के लिए उसे सांचा दे दिया। उससे सुकिया से ठेकेदार ने कहा कि सांचा ले लो और ईंट पाथने का काम शुरू करो। पाथने से आशय है सांचे की सहायता से या हाथों से थाप थाप कर ईंट तैयार करना। और इस प्रकार से जो ठेकेदार है जिसका नाम है असगर ठेकेदार ने सुकिया का काम देखने के बाद उसे ईंट थापने के लिए सांचा दे दिया। 1000 ईंट के रेट से अपनी मजदूरी लो और 1000 ईंट जैसे ही थप जाएगी उसके हिसाब से तुम्हें मजदूरी का भुगतान होगा। इस प्रकार असगर ठेकेदार ने उसको बताया। भट्टे पर लगभग 30 मजदूर थे जो वहीं काम करते थे। भट्टा मालिक मुख्तार सिंह और असगर ठेकेदार सांझ होते ही शहर लौट जाते थे। जैसा कि भट्टे के मालिक का नाम था मुख्तार सिंह और भट्टे पर जो ठेकेदार काम करता था उसका नाम था असगर। इस प्रकार भट्टे का मालिक मुख्तार सिंह और वहां पर काम करने वाला ठेकेदार असगर दोनों ही सांझ होते ही शहर को लौट जाया करते थे। शहर से दूर दिन भर की गहमा गहमी के बाद यह भट्टा अंधेरे की गोद में समा जाता था। दिन भर की गहमा गहमी से आशय है चहल पहल के बीच में, हलचल के बीच में। दिन भर हलचल होती, चहल पहल होती, मजदूर काम करते, 30 मजदूर उस भट्टे पर काम करते। भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों के बीच में हलचल होती, सामान लाना ले जाना, ईंटें थापना, थपी हुई ईंटों को व्यवस्थित लगाना और भी बहुत सारे काम जो भट्टे पर होते हैं। उन सब कामों की जो गहमा गहमी होती, हलचल होती, यह सांझ होते होते समाप्त हो जाती और दिन भर की गहमा गहमी के बाद यह भट्टा अंधेरे की गोद में समा जाता था। एक कतार में बनी छोटी छोटी झोपड़ियों में टिमटिमाती ढिबरियां भी इस अंधेरे से लड़ नहीं पाती थी। जैसा कि वहां पर 30 मजदूर काम किया करते थे और ये 30 मजदूर वहां भट्टे पर ही बनी हुई छोटी छोटी झोपड़ियों में रहा करते थे। एक कतार में बनी छोटी छोटी झोपड़ियों में टिमटिमाती ढिबरियां, ढिबरी से आशय है मिट्टी के तेल से जलने वाले छोटे छोटे दीपक भी इस अंधेरे से लड़ नहीं पाते थे। अंधेरा बहुत घना होता था और मिट्टी के दीपक से इस अंधेरे को हराया जाना सामान्य तौर पर संभव ही नहीं था। दड़बे नुमा झोपड़ियों में झुककर घुसना पड़ता था। जिस प्रकार का दड़बा होता है, दड़बे नुमा झोपड़ियां यानी मुर्गियों के घर और घोंसलों जैसे बनी हुई जो झोपड़ियां हैं, बहुत छोटी सी छोटी झोपड़ियां हैं। इन झोपड़ियों में अंदर प्रवेश करने के लिए पहले झुकना पड़ता था। नीचे झुककर ही इन झोपड़ियों में प्रवेश किया जा सकता था। दड़बे नुमा झोपड़ियों में झुककर घुसना पड़ता था, झुके झुके ही बाहर आना होता था। झुककर ही घुसना होता था और यदि बाहर आना हो तो नीचे झुककर ही उन्हें झोपड़ी से बाहर आना होता था। भट्टे का काम खत्म होते ही औरतें चूल्हा चौका संभाल लेती थी। जितनी भी औरतें, जितनी भी स्त्रियां, जितनी भी महिलाएं वहां पर भट्टे पर काम किया करती थी, जैसे ही सांझ होती वे अब अपना चूल्हा चौका संभाल लेती और भोजन पकाने की तैयारी कर देती। कहने भर के लिए चूल्हा चौका था। ईंटों को जोड़कर बनाए चूल्हे में जलती लकड़ियों की चिट पिट जैसे मन में पसरी दुश्चिंताओं और तकलीफों की प्रतिध्वनियां थी, जहां सब कुछ अनिश्चित था। जैसे कि झोपड़ियां दड़बे नुमा थी और उन झोपड़ियों में घुसकर ही, नीचे झुककर ही घुसा जा सकता था और झुककर ही बाहर निकला जा सकता था। और चूल्हे चौके के नाम पर वहां पर ईंटों को जोड़कर बनाए गए चूल्हे हुआ करते थे और इन चूल्हों में जलती हुई लकड़ियां जब चिटपिट की आवाज उत्पन्न करती तो ऐसे लगता मानो मन में बहुत सारी दुश्चिंताएं पसर गई है। पसर जाने से आशय होता है छा जाना। दुश्चिंताओं से आशय है अप्रिय विचार यानी बुरी बुरी चिंताएं और तकलीफों की प्रतिध्वनियां सुनाई पड़ती थी। और यहां भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों के यहां पर सब कुछ अनिश्चित था।
कोई भी चीज निश्चित नहीं थी। कौन मजदूर कब तक मजदूरी करेगा यह भी निश्चित नहीं था। मानो अभी तक इस भट्टे की जिंदगी से तालमेल नहीं बिठा पाई थी। सुकिया की पत्नी का नाम है मानो, और यह जो सुकिया की पत्नी है जिसका नाम है मानो, वह अब तक भी इस भट्टे की जिंदगी से, भट्टे पर सुबह से लेकर शाम तक काम करना और वहां पर रात के अंधेरे में इन झोपड़ियों में निवास करना, इस प्रकार भट्टे की जिंदगी से सुकिया की पत्नी मानो अभी भी तालमेल नहीं बिठा पाई थी। तालमेल बिठाने से आशय है ठीक प्रकार से संबंध नहीं बिठा पाई थी। बस सुकिया की जिद के सामने वह कमजोर पड़ गई थी। सांझ होते ही सारा माहौल भाई भाई करने लगता। जैसे ही सांझ होती, अंधेरा फैलता, सारा माहौल भाई भाई सा करता हुआ प्रतीत होता था। दिन भर के थके हारे मजदूर अपने अपने दड़बों में घुस जाते थे। सांप बिच्छू का डर लगा रहता था। जैसे समूचा जंगल झोपड़ी के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है। समूचा जंगल झोपड़ी के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाना, इससे आशय है कि जंगल में होने वाले जितने भी खतरे हैं, जितनी भी चुनौतियां हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर इस झोपड़ी के दरवाजे पर उपस्थित थी। ऐसे माहौल में मानो का जी घबराने लगता था। और इस प्रकार के माहौल में जहाँ अंधकार हो, जहाँ पर भय हो, जहाँ पर भाएं भाएं करती हुई ध्वनियां हो, इस प्रकार के माहौल में, इस प्रकार के वातावरण में मानो का यानी सुकिया की पत्नी का जी घबराने लगता था। लेकिन करे भी तो क्या, न जाने कितनी बार सुकिया से कहा था मानो ने कितनी बार अपने पति सुकिया से इस बारे में कहा था। अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी होती है। मानो ने सुकिया से यह कहा था कि अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से, परदेश के पकवान से आशय है मिष्ठानों से, मिठाई से अच्छी होती है। भले ही अपने देश में सूखी रोटी मिले वह अच्छी होती है, परदेश में भले ही खूब सारे पकवान मिले, खूब सारे मिष्ठान मिले, खूब मिठाइयाँ मिले, खूब खाने को मिले, लेकिन उससे अच्छी अपने देश की सूखी रोटी ही होती है। ऐसा मानो ने सुकिया से कहा था। सुकिया के मन में एक बात बैठ गई थी, नर्क की जिंदगी से निकलना है तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। सुकिया ने मानो से कहा कि नर्क की जिंदगी से निकलना है तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। उसका जो मूल रूप से पैतृक स्थान था, जहां पर से वह आई थी, यानी उसको अपना गांव छोड़ना भी पड़ा, और इस कारण से नरक की जिंदगी से निकलना है तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। मानो की हर बात का एक ही जवाब था उसके पास। बड़े बूढ़े कहा करे है कि आदमी की औकात घर से बाहर कदम रखने पे ही पता चले है। सुकिया के मन में एक बात बैठ गई थी कि नरक की जिंदगी से निकलना है तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। मानो की हर बात का एक ही जवाब था उसके पास में। बड़े बूढ़े कहा करे है कि आदमी की औकात घर से बाहर कदम रखने पे ही पता चले है। औकात से आशय है उसकी योग्यता, उसकी सामर्थ्य, आदमी की कितनी सामर्थ्य है, आदमी की कितनी योग्यता है, इस बात की जानकारी तभी पता चलती है जब वह घर से बाहर कदम रखता है। घर से बाहर कदम रखकर वह समाज के साथ अपना जब तालमेल बिठाता है, अपनी योग्यता का प्रदर्शन करता है, अपना सामर्थ्य दिखाता है और धन अर्जित करता है, तभी उस व्यक्ति की औकात पता चलती है, तभी उसकी सामर्थ्य और योग्यता का पता चलता है। घर में तो चूहा भी सूरमा बना रहे। सूरमा से आशय सूरवीर, योद्धा। कांधे पर यो लंबा लठ धर के चलने वाले चौधरी शहर में सरकारी अफसरों के आगे सीधे खड़े न हो सके हैं, बुड्ढी बकरियों की तरह मिमियाए हैं और गांव में किसी गरीब को आदमी भी न समझे हैं। आंचलिक भाषा में ओम प्रकाश वाल्मीकि यहाँ इस कहानी में इन शब्दों के माध्यम से ऐसा बताते हैं कि घर में तो चूहा भी सूरमा बना रहे। कांधे पर लंबा लठ धर के चलने वाले चौधरी शहर में सरकारी अफसरों के आगे सीधे खड़े न हो सके।
बुढ़ी बकरियों की तरह मिमियाए हैं और गांव में किसी गरीब को आदमी भी न समझे हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कहानीकार ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते हैं कि ऐसे लोग जो कांधे पर लंबा सारा लठ धरकर लंबा सारा लठ रखकर जो चौधरी लोग शहर में सरकारी अफसरों के आगे ठीक प्रकार से खड़े भी नहीं हो सकते, वे वहां पर बूढ़ी बकरियों की तरह मिमियाते हैं। मिमियाते से आशय है दीनता दिखाते हैं, यानी बकरियों की तरह उनकी आवाज निकलती है। उनकी आवाज में वो बुलंदी और जोश भी नहीं होता जब वे अधिकारियों अफसरों के आगे खड़े होते हैं। लेकिन वे ही चौधरी गांव में किसी गरीब को आदमी भी नहीं समझते, यानी यहां पर तो अपना रोब दबाव ही पूरी तरह से रखते हैं। सुकिया की इन बातों से मानो कमजोर पड़ जाती थी, इसलिए गांव देहात छोड़कर वे दोनों एक दिन असगर ठेकेदार के साथ इस भट्टे पर आ गए थे। और इस प्रकार से सुकिया के साथ में उसकी पत्नी मानो भी अपना गांव छोड़ करके असगर ठेकेदार के साथ में इस ईंटों के भट्टे पर मजदूरी करने के लिए आ गए थे। पहले ही महीने में सुकिया ने कुछ रुपए बचा लिए थे, कई कई बार गिनकर तसल्ली कर ली थी। तसल्ली से आशय है संतुष्टि कर ली थी। धोती की गांठ में बांधकर अंटी में खोस लिए थे और जो 80 रुपए बचे थे उस बचत की राशि को यानी 80 रुपयों को उसने अपनी अंटी में खोस लिए थे। अंटी से आशय है गांठ लगाकर बांध दिए थे। कमर के ऊपर धोती की लपेट जिसका इस्तेमाल रुपए पैसे रखने के लिए किया जाता है, उसे अंटी कहा जाता है। तो उसने धोती की गांठ में बांधकर अंटी में खोस लिए थे। रुपए देखकर मानो भी खुश हो गई थी। रुपए देखकर सुकिया की पत्नी मानो को भी बड़ी खुशी हुई। उसे लगने लगा था कि वह अपनी जिंदगी के ढर्रे को बदल लेगा, उसकी जिंदगी का ढर्रा बदल जाएगा, क्योंकि सुकिया के पास मानो के पास रहने के लिए घर नहीं है और उनकी जिंदगी बहुत दीनता से भरी है, बहुत गरीबी से भरी हुई है। सुकिया और मानो की जिंदगी एक निश्चित ढर्रे पर चलने लगी थी। दोनों मिलकर पहले तगारी बनाते, फिर मानो तैयार मिट्टी लाकर देती और अब दोनों मिलजुल कर इस भट्टे पर काम करने लगे थे, ईंटें बनाने का काम करने लगे थे। दोनों मिलकर पहले तगारी बनाते, तगारी से आशय मिट्टी का गारा बनाते, यानी सनी हुई मिट्टी को वे लाते और उसके बाद में मानो यानी सुकिया की पत्नी तैयार मिट्टी ला करके उसे दे देती और फिर सुकिया की पत्नी उसे तैयार मिट्टी लाकर दे देती। इस काम में उसके साथ एक तीसरा मजदूर भी आ गया था, नाम था जसदेव। मानो और सुकिया के साथ जो तीसरा मजदूर काम कर रहा था उसका नाम था जसदेव। छोटी उम्र का लड़का था। असगर ठेकेदार ने उसे भी उनके साथ काम पर लगा दिया था। इससे काम में गति आ गई थी। अब उनके साथ असगर जो ठेकेदार है उसके साथ में जो जसदेव नाम का लड़का भी एक और मजदूर के रूप में आया था, उसको यानी जसदेव को भी अब मानो और सुकिया के साथ में काम करने पर लगा दिया गया था। इस प्रकार तीन लोग मिलकर के ईंट थापने का काम कर रहे थे, ईंटें तैयार करने का काम कर रहे थे। उनके काम में अब तीनों के द्वारा काम करने से काम में गति आ गई थी। मानो भी अब फुर्ती से सांचे में ईंट डालने लगी थी, जिससे उनकी दिहाड़ी बढ़ गई थी। दिहाड़ी से आशय है दिन की मजदूरी, दैनिक मजदूरी उनकी बढ़ गई थी। अब तीनों लोग पूरे मनोयोग से यहाँ पर ईंटें थापने का, ईंटें तैयार करने का काम करने लगे और ये तीनों ही लोग बहुत फुर्ती से और बहुत तेजी से अपनी मजदूरी को बढ़ाने का काम भी करने लगे। उस रोज मालिक मुख्तार सिंह की जगह उनका बेटा सूबे सिंह भट्टे पर आया। मालिक का नाम है मुख्तार सिंह और मालिक के बेटे का नाम है सूबे सिंह। एक दिन मुख्तार सिंह की जगह उसका बेटा सूबे सिंह भट्टे पर आया। मालिक कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चले गए थे। उनकी गैर हाजिरी में सूबे सिंह का रोबदाब भट्टे का माहौल ही बदल देता था। जब भट्टे के मालिक हुआ करते थे तब और जब उनका बेटा आया तब दोनों ही स्थितियों में कुछ परिवर्तन आ गया। जैसे ही सूबे सिंह भट्टे पर आया करता था
मुख्तार सिंह की अनुपस्थिति में उसका बेटा सूबे सिंह भट्टे पर आया करता था, तो सूबे सिंह का रोब दाब, उसका जो अहंकार और दबाव से भरा हुआ व्यवहार है वो इस प्रकार का होता था कि जिससे भट्टे का माहौल ही पूरी तरह से बदल जाया करता था। इन दिनों में असगर ठेकेदार भीगी बिल्ली बन जाता था। भीगी बिल्ली बनना यानी पूरी तरह से डर जाना, बहुत डरा हुआ हो जाना, भीगी बिल्ली बन जाना। इन दिनों में असगर ठेकेदार भी भीगी बिल्ली बन जाता था जब वहां पर यानी भट्टे पर सूबे सिंह आता था। अपने मालिक की गैरहाजिरी में सूबे सिंह जब भट्टे पर आता था तो ठेकेदार असगर भी भीगी बिल्ली बन जाता था। दफ्तर के बाहर एक अर्दली की ड्यूटी लग जाती थी। जो दफ्तर था, जो कार्यालय था, वहां पर एक अर्दली की ड्यूटी लगती थी। अर्दली से आशय एक चपरासी की, यानी कार्यालय के द्वार पर नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति, उसकी ड्यूटी लग जाया करती थी, जो कुर्सी पर उकड़ू बैठकर दिन भर बीड़ी पीता था, आने जाने वालों पर निगरानी रखता था। उसकी इजाजत के बगैर कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। एक रोज सूबे सिंह की नजर किसनी पर पड़ गई। सूबे सिंह की नजर एक दिन किसनी पर पड़ गई। मुख्तार सिंह का बेटा सूबे सिंह, मुख्तार सिंह जो भट्टे का मालिक था, उसका बेटा सूबे सिंह की नजर एक दिन किसनी पर पड़ गई। एक मजदूर का नाम है किसनी। 3 महीने पहले ही किसनी और महेश भट्टे पर आए थे। किसनी और महेश, किसनी के पति का नाम है महेश, महेश की पत्नी किसनी, और महेश 3 महीने पहले ही इस भट्टे पर मजदूरी करने के लिए आए थे। 5-6 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी, दोनों की नई नई शादी हुई थी। नव विवाहित यह जोड़ा अब 3 महीने पहले ही, यानी किसनी और महेश 3 महीने पहले ही इस भट्टे पर मजदूरी करने के लिए आए थे। सूबे सिंह ने उसे दफ्तर की सेवा टहल का काम दे दिया था। सूबे सिंह ने, जो उस भट्टे के मालिक का बेटा था, उसने किसनी को दफ्तर की सेवा टहल करने का काम दे दिया था। शुरू शुरू में किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया था, लेकिन जब रोज ही गारे मिट्टी का काम छोड़कर वह दफ्तर में ही रहने लगी तो मजदूरों में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। जब वह गारे मिट्टी का काम नहीं करती, किसनी ने गारे मिट्टी का काम छोड़ दिया, दिन भर वह कार्यालय में ही रहती, तब गारे मिट्टी का काम करने वाले मजदूरों में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। फुसफुसाहट से आशय है बहुत ही धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए बातें कहना, बातों को खुलकर नहीं कहना, बहुत ही धीमी आवाज में कहना। इस प्रकार मजदूरों में फुसफुसाहटें होनी शुरू हो गई। तीसरे दिन सुबह जब मजदूर काम शुरू करने के लिए झोपड़ियों से बाहर निकल रहे थे, किसनी हैंडपंप के नीचे खुले में बैठकर साबुन से रगड़ रगड़ कर नहा रही थी। प्रातः जब मजदूर अपने काम पर जा ही रहे थे, उन्होंने देखा कि किसनी हैंडपंप के नीचे खुले में बैठकर साबुन से रगड़ रगड़ कर नहा रही थी। भट्टे पर साबुन किसी के पास नहीं था। ये जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे, इनमें से किसी के पास पर भी नहाने के लिए साबुन नहीं था। साबुन और उससे उठते झाग पर सबकी नजर पड़ गई थी, लेकिन बोला कोई कुछ भी नहीं। सभी की आंखों में शंकाओं के गहरे बादल घिर आए थे। विभिन्न प्रकार की शंकाओं के गहरे गहरे बादल सभी मजदूरों के मनोमस्तिष्क में जैसे उमड़ घुमड़ पड़े हों। कानाफूसी हल्के हल्के शुरू हो गई थी। कानाफूसी से आशय है गोपनीय बात को कान में धीरे से बोलना, कोई गुप्त बात हो और उस बात को बहुत ही धीमे से बोलना। इस प्रकार कानाफूसी हल्के हल्के शुरू हो गई थी। महेश गुमसुम सा अलग अलग रहने लगा था, और महेश अब बहुत गुमसुम सा रहने लगा था, अलग थलग सा रहने लगा था। गुमसुम सा से आशय है वह बिल्कुल चुप चुप रहता, अधिक लोगों से अब बातचीत भी नहीं करता, गुमसुम सा अब वह रहने लगा था। महेश की पत्नी किसनी
जो लगातार दफ्तर में काम करने लगी थी, उसने मिट्टी गारे का काम छोड़ दिया था और अब लोगों के बीच में, मजदूरों के बीच में उसके बारे में कुछ फुसफुसाहटें भी होनी शुरू हो गई थी। महेश गुमसुम सा रहने लगा था, वह अलग थलग ही रहता था। सांवले रंग की, भरे पूरे जिस्म की किसनी का व्यवहार महेश के लिए दुखदाई हो रहा था। महेश की पत्नी किसनी का व्यवहार महेश के लिए दुखदाई हो रहा था। महेश की पत्नी किसनी सांवले रंग की थी, भरे पूरे जिस्म की थी, जिस्म से आशय है शरीर की थी, भरा पूरा शरीर था उसका, सांवले रंग की थी। और इस प्रकार से किसनी का व्यवहार महेश के लिए बहुत ही पीड़ादायक हो रहा था, बहुत ही दुखदाई हो रहा था। वह दिन भर दफ्तर में घुसी रहती थी। महेश की पत्नी किसनी दिन भर दफ्तर में ही घुसी रहती थी। वह मिट्टी गारे का काम, ईंटें थापने का काम नहीं करती थी। उसकी खिलखिलाहटें दफ्तर से बाहर तक सुनाई पड़ने लगी थी। जैसा कि वह दफ्तर में काम करती थी और दफ्तर में काम करने के दौरान वह बहुत जोर से खिलखिलाती भी, हंसती भी थी और उसकी खिलखिलाहटें दफ्तर के बाहर तक भी सुनाई देने लगी थी। महेश ने उसे समझाने की कोशिश की। महेश ने उसे यानी अपनी पत्नी किसनी को समझाने की कोशिश की कि इस प्रकार का व्यवहार उचित और मर्यादित नहीं है, लेकिन वह जिस राह पर चल पड़ी थी वहां से लौटना मुश्किल था। कहानीकार ओम प्रकाश वाल्मीकि इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि किसनी अनैतिक कार्य की ओर बढ़ चुकी थी और इस प्रकार अनैतिक कार्य की ओर बढ़ जाने के पश्चात उस कार्य से वापस लौट पाना बहुत ही मुश्किल कार्य था। कहानीकार ने कहा कि किसने जिस राह पर चल पड़ी थी वहां से लौटना बहुत ही मुश्किल था। भट्टे की जिंदगी भी अजीब थी। गांव बस्ती का माहौल बन रहा था। भट्टे की जिंदगी पर जो 30 मजदूर काम करते थे वो दिन भर परिश्रम करते, मजदूरी करते, काम करने के बाद सायंकाल फिर एक गांव का सा, एक बस्ती का सा वहां माहौल बन रहा था। झोपड़ी के बाहर जलते चूल्हे और पकते खाने की महक से भट्टे की नीरस जिंदगी में कुछ देर के लिए ही सही ताजगी का एहसास होता था। जब सायंकालीन भोजन पकता था तो भोजन के पकने की जो महक उठती थी, जो सुगंध उठती थी, उससे भट्टे की नीरस से आशय रस से रहित, जिसमें कोई रस ही नहीं हो, पूरी तरह से सूखी नीरस जिंदगी में कुछ देर के लिए ही सही ताजगी का एहसास होता था। ज्यादातर लोग रोटी के साथ गुड़ या फिर लाल मिर्च की चटनी ही खाते थे। रोटी के साथ प्राय वे गुड़ खाया करते थे अथवा लाल मिर्च की चटनी ही खाया करते थे। दाल सब्जी तो कभी कभार ही बना करती थी। रोटी के साथ वे लोग प्राय गुड़ और लाल मिर्च की चटनी ही खाया करते थे। शाम होते ही हैंडपंप पर भीड़ लग जाती थी। जिस्म पर चिपकी मिट्टी को जितना उतारने की कोशिश करते वह और उतना ही भीतर उतर जाती थी। दिन भर गीली मिट्टी के साथ परिश्रम करने वाले ये मजदूर जब ईंट बनाते, ईंट थापते, तो इस प्रकार से उस मिट्टी को यानी जिस्म पर, उनके शरीर पर चिपकी हुई मिट्टी को जितना वे उतारने का प्रयास करते, उतारने की कोशिश करते, वह मिट्टी उतनी ही अधिक उनके भीतर उतर जाया करती थी। नस नस में कच्ची मिट्टी की महक बस गई थी। इस महक से अलग भट्टे का कोई अस्तित्व नहीं था। अस्तित्व होना यानी उसका स्वरूप होना, उसका आकार प्रकार होना। प्रत्येक मजदूर के यहाँ पर काम करने के दौरान मिट्टी के साथ में जो सघन संपर्क होता, ऐसे लगता मानो मिट्टी मजदूर की नस नस में प्रवेश कर गई है और इस प्रकार से नस नस में कच्ची मिट्टी की महक बस गई है। और यही, इस महक से अलग भट्टे का कोई अस्तित्व नहीं है और यही इस भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों का और इस भट्टे का अस्तित्व कहा जा सकता है। किसनी और सूबे सिंह की कहानी अब काफी आगे बढ़ गई थी। जैसे कि सूबे सिंह उस भट्टे के मालिक का बेटा था और किसनी उस भट्टे पर काम करने वाले एक मजदूर महेश की पत्नी थी और सूबे सिंह अपने कार्यालय में महेश की पत्नी किसनी को दफ्तर से संबंधित कार्यों के लिए रखता था।
किसनी और सूबे सिंह की कहानी अब काफी आगे बढ़ गई थी। सूबे सिंह के अर्दली ने महेश को नशे की लत डाल दी थी। सूबे सिंह का जो अर्दली था, उसके कार्यालय के बाहर बैठा रहने वाला व्यक्ति था, उसने महेश को अब नशे की लत डाल दी थी, नशे की बुरी आदत डाल दी थी। वह महेश को विभिन्न प्रकार का नशा करवाया करता था और महेश नशे में ही पड़ा रहा करता था। नशा करके महेश झोपड़ी में पड़ा रहता। किसनी के पास एक ट्रांजिस्टर भी आ गया था, एक ट्रांजिस्टर भी आ गया था, एक रेडियो भी आ गया था किसनी के पास में। सुबह शाम भट्टे की खामोशी में ट्रांजिस्टर की आवाज गूंजने लगी थी। ट्रांजिस्टर वह इतनी जोर से बजाती थी कि भट्टे का वातावरण फिल्मी गानों की आवाज से गमक उठता था। किसनी के पास जो ट्रांजिस्टर था, वह बहुत ऊंची आवाज में उस ट्रांजिस्टर को बजाया करती थी। फिल्मी गाने उस पूरे वातावरण में गमक उठते थे। गमक उठना से आशय है गूंज उठते थे। शांत माहौल में संगीत लहरियों ने खनक पैदा कर दी थी और इस प्रकार ट्रांजिस्टर से उठती हुई, निकलती हुई इन संगीत की लहरियों ने उस पूरे शांत माहौल में संगीत की लहरियों ने एक खनक पैदा कर दी थी। कड़ी मेहनत और दिन रात भट्टे में जलती आग के बाद जब भट्टा खुलता था, तो मजदूर से लेकर मालिक तक की बेचैन सांसों को राहत मिलती थी। और जब पकाई जाने वाली ईंटों को पक जाने के बाद में उस भट्टे को खोला जाता था, तब भट्टे के मालिक को और भट्टे पर काम करने वाले मजदूर यानी सभी लोगों को तब राहत की सांस मिलती थी। राहत से आशय है तब चैन की सांस मिला करती थी। भट्टे से पकी ईंटों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया था। लाल लाल पक्की ईंटों को देखकर सुकिया और मानो की खुशी की इंतहा नहीं थी। सुकिया ने और मानो ने जब पकी हुई लाल लाल ईंटों को देखा, तो उनका मन प्रसन्नता के भाव से भर उठा। वे बहुत ज्यादा खुश हुए। खासकर मानो तो ईंटों को उलट पलट कर देख रही थी। खुद के हाथ की पथी ईंटों का रंग ही बदल गया था। उस दिन ईंटों को देखते देखते ही मानो के मन में बिजली की तरह एक ख्याल कौंधा था। जब मानो उन ईंटों को देख रही थी, उलट पलट कर देख रही थी, अपने हाथ की थापी हुई ईंटों का बदला हुआ रंग देखकर वह बहुत खुश थी और उसके मनोमस्तिष्क में एक ख्याल बिजली की तरह कौंध उठा आया। इस ख्याल के आते ही उसके भीतर जैसे एक साथ कई कई भट्टे जल रहे थे। उसने सुकिया से पूछा था, एक घर में कितनी ईंट लग जाती है? उसने अपने पति सुकिया से पूछा, एक घर बनाने में कितनी ईंटें लग जाती है, कितनी ईंटों की जरूरत होती है? बहुत, कई हजार। लोहा, सीमेंट, लकड़ी, रेत अलग से। सुकिया ने भी मानो के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया कि बहुत सारी ईंटें लगती है, कई हजार ईंटें लगती है। इसके अलावा लोहा भी लगता है, सीमेंट भी लगती है, लकड़ी भी लगती है और रेत भी अलग से लगती है। उसके मन में ख्याल उभरा था। उसे तत्काल कोई आधार नहीं मिल पा रहा था। जो प्रश्न, जो विचार, जो ख्याल मानो के मनोमस्तिष्क में उभरा था, उसे कोई आधार नहीं मिल रहा था। तत्काल से आशय है तुरंत ही। उसे तुरंत कोई आधार नहीं मिल पा रहा था। वह बेचैन हो उठी थी। उसे खामोश देखकर सुकिया ने कहा, चलो काम शुरू करना है। जसदेव बाट देख रहा होगा। जसदेव यानी उनके साथ काम करने वाला जो तीसरा मजदूर है, उसका नाम है जसदेव। वह बाट देख रहा होगा। सुकिया के पीछे पीछे अनमनी ही चल दी मानो, और मानो सुकिया के पीछे अनमनीसी। अनमनीसी की से आशय है अधूरे मन से वह चलने लगी, चल दी। लेकिन उसके दिलो दिमाग पर ईंटों का लाल रंग कुछ ऐसे छा गया था कि वह उसी में उलझ कर रह गई थी। झिंगुरों की झिनझिन और बीच बीच में सियारों की आवाजें रात के सन्नाटे में स्याहपन घोल रही थी। स्याहपन से आशय है अधिक कालिमा, अधिक अंधकार घोल रही थी। जैसे ही रात के सन्नाटे में सियारों की आवाज आती, तो वह जो अंधकार है वह और अधिक घना, डरावना सा प्रतीत होता था। थके हारे मजदूर रात की गहरी खाइयों में लुढ़क गए थे।
मानो के ख्यालों में अभी भी लाल लाल ईंटें घूम रही थी। इन ईंटों से बना हुआ एक छोटा सा घर उसके जेहन में बस गया था। जेहन से आशय है उसके मनोमस्तिष्क में बस गया था। यह ख्याल जिस शिद्दत से पुख्ता हुआ था, नींद उतनी ही दूर चली गई थी। यह जो विचार है, ये जो ख्याल है, जिस शिद्दत से, जिस तेजी से, जिस तीव्रता से पुख्ता हुआ था, मजबूत हुआ था, दृढ़ हुआ था, उसी दृढ़ता के साथ उसकी नेत्रों से, उसके आंखों से नींद गायब हो गई थी। दूर किसी बस्ती से हल्के हल्के छनकर आती मुर्गे की मांग रात के आखिरी पहर के एहसास के साथ ही मानो की पलकें नींद से भारी होने लगी थी और रात भर उसको नींद नहीं आई। प्रातःकाल कुछ उसकी आंखें भारी सी हुई, उसको कुछ नींद सी आई। तभी जो पड़ोस की बस्ती थी वहां से हल्के हल्के छनकर बहुत ही मंदिम मंदिम सी मुर्गे की बांग यानी मुर्गे की आवाज का स्वर उसने सुना। रात के आखिरी पहर के एहसास के साथ ही अब मानो की पलकें भी भारी होने लगी थी, उसे भी कुछ नींद सी आने लगी थी। सुबह के जरूरी कामों से निपटकर जब सुकिया ने झोपड़ी में झांका तो वह हैरान रह गया। इतनी देर तक मानो कभी नहीं सोती, क्योंकि मानो तो बहुत जल्दी उठ जाया करती थी। सुकिया की पत्नी मानो बहुत जल्दी ही उठ जाया करती थी, लेकिन आज वह उठ नहीं पाई। तो यह देखकर सुकिया हैरान रह गया, वह परेशान हो गया था। गहरी नींद में सोई मानो का माथा उसने छूकर देखा, माथा ठंडा था। उसने राहत की सांस ली, मानो को जगाया। इतना दिन चढ़ गया है, उठने का मन नहीं है। मानो अनमनी सी उठी, कुछ देर यूं ही चुपचाप बैठी रही। मानो का इस तरह बैठना सुकिया को अखरने लगा था। आज क्या बात है, जी तो ठीक है? उसने मानो से पूछा, क्या बात है? तुम्हारा जी तो ठीक है, तुम्हारा तबीयत तो, स्वास्थ्य तो ठीक है। मानो अपने ख्यालों में गुम थी, मन की बात बाहर आने के लिए छटपटा रही थी। जब से मानो ने पकी हुई ईंटों को देखा है, उसके मन में घर बनाने का, ईंटों का एक घर बनाने का ख्याल आ गया है और जो मन की बात है वह बाहर आने के लिए अब बहुत बेचैनी के साथ में छटपटा रही थी। उसने सुकिया की ओर देखते हुए पूछा, क्यों जी, क्या हम इन पक्की ईंटों पर घर नहीं बना सके हैं? उसने अपनी आंचलिक भाषा में ही पूछा, क्यों जी, क्या हम इन पक्की ईंटों पर घर नहीं बना सके हैं? क्यों जी, क्या हम इन पक्की ईंटों से अपना खुद का घर नहीं बना सकते हैं? मानो की बात सुनकर सुकिया आश्चर्य से उसे ताकने लगा। कल की बात वह भूल चुका था। कल की जो बात थी, यानी जो बात मानो ने कही थी कि एक घर बनाने में कितनी ईंटें लगती है, क्या क्या सामग्री लगती है, इस बात को वह भूल चुका था। सुकिया मानो द्वारा पूछी गई इस बात को वह भूल चुका था। सुकिया ने गहरे अवसाद से भरकर कहा, अवसाद से आशय है दुख, बहुत दुख से भरकर उसने कहा, पक्की ईंटों का घर 2-4 रुपए में ना बनता है। यानी पक्की ईंटों का घर 2-4 रुपए में ही नहीं बनता है। इस घर को बनाने के लिए बहुत अधिक धनराशि लगती है। इतने ढेर से नोट लगे हैं घर बनाने में, गांठ में नहीं है पैसा, चले हाथी खरीदने। महीने भर में जो हमने इतनी ईंटें बना दी है, क्या अपने लिए हम ईंटें ना बना सके हैं? मानो ने मासूमियत से पूछा। मानो ने मासूमियत के साथ पूछा कि हमने इतनी सारी ईंटें बना दी है, क्या हम अपने खुद का घर बनाने के लिए ईंटें नहीं बना सकते? मासूमियत से आशय है बहुत ही भोलेपन के साथ में मानो ने यह प्रश्न पूछा। यह भट्टा मालिक का है, हम ईंटें उनके लिए बनाते हैं, हम तो मजदूर हैं, इन ईंटों पर अपना कोई हक ना है। सुकिया ने अपने मन में उठते दबाव को महसूस किया। इन ईंटों पर हमारा कोई भी हक ना है? क्यों? तब सुकिया ने जैसे ही इस बात को कहा तो उसकी पत्नी मानो ने आश्चर्य और विस्मय में भरते हुए पूछा, इन ईंटों पर हमारा कोई भी हक ना है? क्यों? ऐसा क्यों है? मानो ने ताज्जुब भरी कड़वाहट से कहा, ताज्जुब से आशय है आश्चर्य में भरकर, कड़वाहट के भाव में भरकर ऐसा कहा। उसके अंदर बवंडर मचल रहा था। बवंडर से आशय है आंधी, यानी व्याकुलता से भरा हुआ भाव
उमड़ घुमड़ रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद मानो बोली, हर महीने कुछ और बचत करें, ज्यादा ईंटें बनाएं, तब तो अपना घर बन सकता है। तब भी अपना घर नहीं बना सकते। अपने भीतर कुल बुलाते सवालों को बाहर लाना चाहती थी मानो के भीतर मन मस्तिष्क में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्न कुल बुला रहे थे। कुल बुलाने से आशय है पैदा हो रहे थे, उत्पन्न हो रहे थे। इतनी मजदूरी मिलती कहाँ है? पूरे महीने हाड़ गोड़ तोड़ के भी कितने रुपए बचे? कुल 80। उसने कहा कि हमने पूरे महीने खूब मेहनत की और फिर भी 80 रुपए ही हम बचा पाए। एक साल में 1000 ईंटों के दाम अगर हमने बचा भी लिए तो घर बनाने लायक रुपया जोड़ते जोड़ते उम्र निकल जाएगी। उसने कहा कि हम इतना पैसा नहीं जोड़ सकते। अगर हम पूरा घर बनाने के लिए धन भी जोड़ें तो भी पूरी उम्र निकल जाएगी, फिर भी घर ना बन पावेगा। सुखिया ने दुखी मन से कहा, अगर हम रात दिन काम करें तो भी नहीं? क्या हम रात दिन मेहनत मजदूरी करें, परिश्रम करें, क्या उसके बावजूद भी हम अपना घर नहीं बना पाएंगे? मानो ने उत्साह में भरकर कहा, बावली हो गई है क्या? चल उठ चल, काम पे जाना है, टेम ज्यादा हो रहा है, ठेकेदार आता ही होगा, आज पूरब की टांग काटनी है लगार के लिए। सुखिया मानो के सवालों से घबरा गया था, उठकर बाहर जाने लगा। सुखिया अपनी पत्नी मानो द्वारा पूछे जाने वाले सवालों से बेहद परेशान हो गया था। घबरा कर अब वह बाहर निकलने लगा, क्योंकि उसके पास में उसकी पत्नी मानो द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के ठीक ठीक प्रकार से उत्तर थे ही नहीं। क्योंकि मानो के दिल में तो यह एक तमन्ना आ गई थी, यह एक बात आ गई थी कि उसका भी लाल लाल ईंटों का पक्का घर होना चाहिए, और इस घर को बनाने के लिए जितना भी परिश्रम करना हो, जितनी भी मेहनत करनी हो, वह इस परिश्रम को, इस मेहनत को करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। लेकिन सुखिया मानो के इन सवालों से घबरा गया और वह उठकर बाहर जाने लगा। कुछ भी करो, तुम चाहो तो मैं रात दिन काम करूंगी, मुझे एक पक्की ईंटों का घर चाहिए। और मानो ने भी कह ही दिया, ऐसा कहा कि तुम चाहे जैसा भी कहो वैसे ही मैं दिन रात मेहनत मजदूरी करूंगी, लेकिन मुझे तो लाल लाल ईंटों का पक्का घर बनाना ही बनाना है। गांव में लाल सुर्ख ईंटों का घर। मानो के भीतर मन में हजार हजार वसंत खिल उठे थे। मानो के भीतर हजार हजार वसंत खिल उठे थे। एक बहुत ही सुखद एहसास मानो को हो रहा था, जब उसका गांव में लाल लाल ईंटों का घर बन जाएगा तो कितना अच्छा हो जाएगा, कितना सुखद हो जाएगा। इस प्रकार का बहुत ही प्रसन्नता का भाव मानो के मन में उमड़ घुमड़ रहा था। सुखिया और मानो को एक लक्ष्य मिल गया था, पक्की ईंटों का घर बनाना है, अपने ही हाथ की पकी ईंटों से, अपने ही हाथ की पकी ईंटों से पक्का घर बनाना है। सुबह होते ही काम पर लग जाते हैं और शाम को भी अंधेरा होने तक जुटे रहते हैं। अब दोनों का ही एक ही ध्येय बन जाता है, एक ही लक्ष्य बन जाता है कि उन्हें लाल लाल ईंटों का पक्का मकान बनाना है, और इसके लिए वे जी तोड़ मेहनत करते हैं, पूरा परिश्रम करते हैं। सुबह होते ही काम पर लग जाते हैं और शाम को भी अंधेरा होने तक काम पर जुटे रहते हैं। ठेकेदार असगर से लेकर मालिक तक उनके काम से खुश थे। ठेकेदार भी खुश था, मालिक भी खुश था, क्योंकि वे बहुत अधिक परिश्रम करके काम कर रहे थे। सूबे सिंह किसनी को शहर भी लेकर जाने लगा था। किसनी के रंग ढंग में बदलाव आ गया था। अब किसनी का रंग ढंग बदल गया था। वह मेहनत कश मजदूर की तरह व्यवहार नहीं करती थी, बल्कि उसका व्यवहार भी पूरी तरह से बदल गया था। अब वह भट्टे पर गारे मिट्टी का काम नहीं करती थी। महेश रोज रात में नशा करके मन की भड़ास निकालता था। भड़ास निकालने से आशय है वह मन का जो क्रोध है वह निकालता। वह मन ही मन इस बात का विरोध करता, नशे ही नशे में इस बात की भड़ास निकालता। दिन में भी अपनी झोपड़ी में पड़ा रहता था या इधर उधर बैठा रहता था। किसनी कई कई दिनों तक शहर से लौटती नहीं थी, और वह किसनी को लेकर कई कई दिनों तक शहर में घूमता रहता था। जब लौटती तब किसनी थकी, निढाल और मुरझाई हुई सी होती थी, और जब वह शहर से वापस लौटती थी तो ऐसा लगता था जैसे वह बहुत अधिक थक गई हो, पूरी तरह से निढाल हो गई हो। निढाल होने से आशय थकी हुई सी और बिल्कुल मुरझाई हुई सी वह दिखाई पड़ती थी। तो कपड़ों लत्तों की अब कोई कमी नहीं थी।
अब तो उसके पास में कपड़ों लत्तों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि सूबे सिंह उसको बहुत सारे कपड़े लत्ते उपहार में दिया करता था। उस रोज सूबे सिंह ने भट्टे पर आते ही असगर ठेकेदार से कहा था, मानो को दफ्तर में बुलाओ। सूबे सिंह ने मानो को दफ्तर में बुलाने के लिए असगर ठेकेदार को कहा। आज किसनी की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि किसनी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मानो को आज दफ्तर में बुलाओ। असगर ठेकेदार ने रोकना चाहा था, छोटे बाबू, मानो को। बात पूरी होने से पहले ही सूबे सिंह ने उसे फटकार दिया था, तुमसे जो कहा गया है वही करो, राय देने की कोशिश मत करो। तुम इस भट्टे पर मुंशी हो, मुंशी ही रहो। मालिक बनने की कोशिश करोगे तो अंजाम बुरा होगा। अंजाम से आशय है परिणाम, नतीजा ठीक नहीं होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है खाना बदोश का पहला भाग पढ़ लिया है। इसका अगला और अंतिम भाग हम आगामी वीडियो में लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।